वक्त भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तुम 5 साल के सुखभोगी, मैं पूरे गुस्से में पढ़ रहा हूं, पूरे गुस्से में आपकी तालियां देखना चाहता हूं। इस मुल्क की युवा पीढ़ी भाषा की पकड़ है। पूरे मुल्क के 3 नेताओं ने जो वक्तव्य दिए, आपका गुस्सा भी टेलीविजन पर देखकर उभरा हो, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे कि तुम 5 साल के सुखभोगी आखिर धरती पर आओगे। तुम 5 साल के सुखभोगी आखिर धरती पर आओगे। लंदन में डायर बचा नहीं, तुम दिल्ली में बच पाओगे। लंदन में डायर बचा नहीं, हम 5 सालों में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आतंकवाद बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, या इस मुल्क की राजनीति बड़ा मुद्दा है। हमारे मुल्क के राजनीति के बड़े बड़े लोग जिस तरह से अभी बटाला हाउस कांड पर जो वक्तव्य दिए गए देश की राजनीति के द्वारा, मुझे सुनकर हैरत थी। या तो उसको शहीद का इबादत का जो दर्जा दिया गया वो गलत था बटाला हाउस में मोहनचंद शर्मा को, या फिर इस मुल्क की राजनीति के तेवर गलत है। एक, हमने ईमानदार पुलिस ऑफिसर को इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे बटाला हाउस के अंदर। हमारे नई पीढ़ी के लोगों, आपको मालूम है कि मोहनचंद शर्मा सिविल ड्रेस में क्यों थे बटाला हाउस में मुठभेड़ के समय? उनके 11 साल का इकलौता बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। उन्हें पता लगा बटाला हाउस में आतंकवादी, अगले ने पिस्टल लगाई और लड़ते लड़ते मुट्ठी भर ढेर में बदल गया। अमर सिंह जी, ये पुलिस को मालूम होता है कहां वर्दी पहननी है, कहां वर्दी छिपानी है। ये दलाली से खरीदी खद्दर नहीं है जिसे पहनकर आप भाषण देने के लिए सड़कों पर निकल सकते हैं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त क्यों होते हैं हमले, जरा समझना। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। दिल्ली के हाई कोर्ट की नाक के नीचे बम विस्फोट हुआ और केंद्रीय मिनिस्टर ये बयान देते हैं कि वो तो आदत पड़ गई है इस मुल्क को आतंकवाद की। सुबोध कांत साहे जी, आदत नहीं पड़ी है, ये आपकी कायरता के प्रमाण पत्र हैं कि हमने 11 साल में 31वां हमला हाईकोर्ट की नाक के नीचे झेल लिया। लोग कहते हैं आतंकवादी हमारे दरवाजे तक हैं। क्या कहा, कुछ लोग हिंसक हो गए हैं, मजहबी कुछ भेड़िए विध्वंसक हो गए हैं। हुक्मरानों, बात ये शायद तुम्हें कड़वी लगे, वो नहीं हिंसक हुए हैं, हम नपुंसक हो गए हैं। वो नहीं हिंसक हुए। हमने वर्दी के पैरों में सख्त, आपका कोई ना कोई भाई, कोई बेटा, कोई गांव का लड़का पुलिस में एडमिट वर्दी में रहा होगा, हमारा सेना में जवान रहा होगा, वो क्या बोलते हैं जरा समझना। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। अमेरिका ने 11 साल में दूसरा मौका नहीं दिया वर्ल्ड को कि दूसरा पेंटागन टावर की तरफ कोई ओसामा बिन लादेन स्टैंड गन लेकर या हवाई जहाज लेकर उड़ जाए। 12,000 किलोमीटर चला अमेरिका और पाकिस्तान की फोर्स की नाक के नीचे उसने ओसामा बिन लादेन को डेड शूट कर दिया। दैट इज अमेरिका। हम हैं जिन्होंने 55 करोड़ रुपए खर्च किए, शायद सैकड़ों कैमरे मुझे शूट कर रहे होंगे इस समय, रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं मैं, 55 करोड़ रुपया खर्च कर दिया हमने एक आतंकवादी के ऊपर। मेरी इस बात पर आपकी तालियों का हुजूम देखना चाहता हूं। काश वो 55 करोड़ रुपए हमने शहीदों के परिवार पर खर्च किए होते तो आतंकवाद हमने 2 दिन में खत्म किया होता। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमा दान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमा दान अब नहीं मिले दरबारों से। और इन 2 पंक्तियों पर केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे इस कानून से सहमत हो। न सहमत हो, मैं कसम देता हूं आप खामोश रहिएगा। मैं अकेला भी गाने वाला बचा हिंदुस्तान में इस कानून को, तो मैं अकेला गाऊंगा। अच्छा लगे एक एक छात्र की हाथ खड़े करके तालियां स्टेडियम में गूंजते देखना चाहता हूं। आखिर इसमें कानून बने तो बने क्या? उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमा दान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया
बहुत अच्छी रचना प्रिय विनीत चौहान ने आपके सामने रखी। मैं ये कवि की रचना की सफलता है कि कहीं एक राष्ट्रीयता का बीज उसने संचार आपके अंदर पैदा किया। मैं विनीत चौहान को बधाई देना चाहता हूँ। जिस मन से उसने पढ़ा उसी मन से आपने उस कविता को सुना और सराहा भी। मैं प्रिय पुनः विनीत चौहान को बधाई देता हूँ और अब उस कवि को बुला रहा हूँ जो कि हरियाणा का है और हरियाणवी मस्ती में पूरे देश में जाना जाता है, पहचाना जाता है। क्योंकि एक हरियाणा के बारे में करूँ, वो कोई किसी बात का जवाब नहीं देते। वो एक आदमी गया सिगरेट आड़े की दुकान पर, बोले सिगरेट है? बोले हाँ। इंडियन लेगा कि इम्पोर्टेड? बोले इंडियन। खुली लेगा पैकेट में? पैकेट में। गत्ते वाला पैकेट लेगा कागज वाला? बोले गत्ते वाला। किंग साइज सिगरेट लेगा स्मॉल साइज? बोले किंग साइज। फिल्टर वाली लेगा बिगर फिल्टर वाली? बोले फिल्टर वाली। 10 वाली सिगरेट का पैकेट लेगा 20 वाली का? बोले 20 वाली का। नगद लेगा कि उधार लेगा? बोले भाई नगद ले लूंगा। बोले खुला हुआ नोट है कि बंधा हुआ नोट है? बोले मैंने आज से सिगरेट पीनी छोड़ दी। तो ये होता है हरियाणा। उसी प्रांत के श्री अरुण जैमिनी को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। भरपूर तालियों से आप स्वागत करें। हाथ से ठहाके लगाने पर इस आदमी का कोई सानी नहीं। इस युवा शक्ति को प्रणाम करता हूँ। भाई विनीत चौहान बहुत बढ़िया कविता सुना रहे थे। मुझसे आप ऐसी कोई उम्मीद ना रखें। मैं असल क्या है, हरियाणा का हूँ जी, कोई ज्ञान ध्यान की बात कर नहीं सकता। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था। इसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर दिया। 20 बार रहा है भाई, जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता है। अच्छा, जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढता फिर है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? इन्हें तो ज्योति से मतलब है, चाहे कहीं से भी। किन ज्योतियों के चक्कर में तो तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? जवाब देगा मैं। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पड़ा अपने हरियाणा का मस्त। मैं बोला तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है।
बच्चे हैं, ये टीवी और कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ 1990 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा, ये हरियाणा के बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा, भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोला जी गांव का जो सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग कर रहा है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बोले वही तो बता रहा हूँ, तू कौन सा प्रधानमंत्री लग रहा है? बाप जो है बेटे का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था। बोले शर्म नहीं आई, फेल हो गया। आगे से बापू मत कह दियो मुझसे। अरे बोले बापू क्यों परेशान हो रहा है? स्कूल की रिपोर्ट आई है, कौन सी डीएनए रिपोर्ट आ गई? बच्चों का कोई मुकाबला नहीं थी। हरियाणा में गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती। तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही है। क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया। बहुत मस्त प्रदेश है ये। हम तो प्यार की हास्य रस्मी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ब्याह के बाद ही होता है ना प्यार। ब्याह से पहले हम प्यार कर रहे तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। आप पंचायत है ना, हमारे यहाँ दिक्कत ये है। वो तो साफ कहता है, बोले मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ तो लाऊं, पर मैं नन्नू बता तुम का करेगी के? तेरे किस काम को? काम का मेरी भी एनर्जी लगवा रही है। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला जो ला सकता है वही पूछ रहा। उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ भर दी नीचे जाकर ले आऊंगा। बर्फी खावेगी, इमरती खावेगी, जलेबी खावेगी। अगले ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ, तो पहली रात को जब कमरे में पहुंचा तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। प्रेम जो है इसलिए ऐसा है कि हमारे यहाँ साधु तक ऐसे। वो हरियाणा में 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धूनी रमारक की चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला, बाबा एक छोरी ना बहुत प्यार करूं पर वो घास ही ना डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। प्रस्ताव हरियाणा का छोरा रख सकता है कि वो एक न एक से कहा मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। बोले पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? हमारे यहाँ ही संभव है।